ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अनीक हैदर और प्रोग्राम एक्स फैक्टर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनली सर्टिफाइड मेमोरी एक्सपर्ट हूँ। हम अपने प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत को दावत देते हैं जिन्होंने अपने अपने शोबे में कमाल काम किए, ताकि उनकी कामयाबी का राज आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुँचा सकें। हमारे आज के मेहमान, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की मौजूदा सेल्फ हेल्प और ट्रेनिंग इंडस्ट्री को इसके मौजूदा मकाम पर पहुँचाने में उनका एक कलीदी किरदार है, तो ये गलत नहीं होगा। कामरान सुल्तान एक लाइसेंस मास्टर ट्रेनर है NLP के, सर्टिफाइड फायर वॉक इंस्ट्रक्टर हैं, सर्टिफाइड हिप्नोसिस इंस्ट्रक्टर हैं और एक लाइफ कोच हैं। ये उन चंद ट्रेनर में इनका शुमार होता है जिन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो अपने क्राफ्ट, अपने काम सीखने पर रखी और मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कामरान सुल्तान को ये क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने तने तनहा NLP और हिप्नोसिस को पाकिस्तान में एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट बना दिया। 1997 से लेकर उन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बेहतर बनाने में उनकी रहनुमाई की मदद की। कामरान आज पाकिस्तान की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का एक माना जाना हुआ नाम है। उनके सिखाए हुए, उनके ट्रेन किए हुए सैकड़ों स्टूडेंट्स मुख्तलिफ शोबों में लीडरशिप पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में उन्होंने जिन शोबों में लोगों के साथ काम किया, उसमें पब्लिक स्पीकिंग, परसुएशन, डिसीजन मेकिंग, ट्रॉमा का सामना करना, जिंदगी का पर्पस डेवलप करना, बेहतर रिलेशनशिप्स रखना, फियर्स और फोबियास को ओवरकम करना, जिंदगी में क्रिएटिव होना, नए कैरियर, नए बिजनेस का आगाज करना, चाहे अपने काम में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना और दीगर शामिल हैं। कामरान की अपनी स्टोरी इंतहाई शानदार है। वो एक ग्रिट की, डिटर्मिनेशन की और हालात का मुकाबला करके अपनी मंजिल तक पहुंचने की कहानी है। आज हम उनसे जानेंगे कि NLP क्या है, हिप्नोसिस क्या है, लाइफ कोचिंग क्या होती है, इसका एक आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ सकता है और इसको कैसे सीखा जा सकता है। मगर पहले उनको खुशामदीद कहेंगे। कामरान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू अनिल। मैं इससे पहले कि मैं इनसे फॉर्मली गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये मेरे भी उस्ताद हैं। मैंने इनसे आज से तकरीबन 5 साल पहले NLP सीखी और मेरी अपनी जितनी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की साइड पर जितना भी काम है, उसमें इनसे सीखी हुई NLP जो है वो उसकी बेसिस रही। आपसे गुफ्तगू शुरू करूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 25 साल पहले आप अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में MBA कर रहे थे, घर की जिम्मेदारियाँ थी, फिर अचानक से उसको छोड़कर NLP की तरफ चल पड़े। ये इसके पीछे कोई आइडियलिज्म था, एक ख्वाब था, या एक बेहतर कैरियर के लिए आपने इस फील्ड का इंतखाब किया? ओके अनीब, एक्चुअली स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड स्टोरी ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में इसलिए गया था बिकॉज उस ज़माने में ट्रेनिंग की कोई और मेरे पास ऑप्शंस नहीं थी। तो जो बेस्ट चीज़ नज़र आई थी वो ये था कि ये MBA कर सकते। लेकिन मेरा असल में जो पैशन था दैट वाज ऑलवेज टू बिकम अ ट्रेनर। तो क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उस ज़माने में ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं हुआ करते थे जो कि पब्लिक सेक्टर में लोगों को ट्रेनिंग्स कराए। सो माय next best option was to go into IB and get an MBA degree. That's how I got into IBA. So why NLP? आपका पहला तारुफ इससे कब हुआ और आपने इसको क्यों चुना? So it was never NLP in the beginning. It was basically, for me, it was becoming a trainer. मेरा जो passion था that was to become a trainer. Or NLP is one of those tools which I use, and NLP happens to be वो चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा effective पाई when I got into this. और NLP से मेरा अगर आप initial देखो, my first introduction to NLP was somewhere in 1992 probably. It's such a long time, मुझे अब तमाम details इतनी ज़्यादा याद भी नहीं है, लेकिन it was 1991 और मेरे साथ कुछ जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि there were some very painful experiences for me. और उस जमाने में मैंने एक चीज़ ये करी कि मेरे जहन में कुछ नेगेटिव मेमोरीज थी, कुछ पास्ट के इवेंट्स थे, सिचुएशंस थी। तो आई यूज्ड टू ट्रीट माय ब्रेन लाइक अ कंप्यूटर। और उस जमाने में कंप्यूटर पे वो जो डॉस बेस्ड कंप्यूटर्स हुआ करते थे, और डॉस में जब कोई आप फाइल्स डिलीट करते थे तो आप टाइप करते थे DEL space steric dot steric to delete all the files. I did not know anything about NLP at that time.
मगर मेरे साथ जिंदगी में जो इवेंट्स हुए थे उन चीज़ों का मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था, बट आई डिड नॉट वांट टू हैव दैट इम्पैक्ट, आई जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम. सो आई यूज्ड टू डू दिस कि मैं आंखें बंद करके बैठता था एंड आई यूज्ड टू इमेजिन कि मेरी सारी जो मेमोरीज हैं वो डिलीट हो रही हैं. दिस वाज 1991. 1992 में I was in sales. मेरा उस जमाने में क्योंकि मेरी जो इनिशियल प्रोफेशनल लाइफ थी दैट स्टार्टेड इन जनवरी 1989, और मैं सेल्स की जॉब करता था और मुझे रीडिंग का बहुत एक पैशन रहा है, तब भी था, अब भी है. सो मैं रीड बहुत करता था, और मैं क्योंकि सेल्स की प्रोफेशन में था तो मैं सेल्स से रिलेटेड किताबें पढ़ता था. उस जमाने में मैंने एक किताब पढ़ी हु डेयर सेल्स के नाम से, आई थिंक इट वाज पैट्रिक एलिस जिसकी किताब थी, और उसमें एक चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. नाउ व्हेन आई रेड दैट चैप्टर I felt this is something that comes naturally to me, and I decided to study that subject. And उस ज़माने में ना ही इंटरनेट होता था, ना ही कोई ऐसे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थी. सो मैंने उस ज़माने में अपनी सी जो सर्च कर सकता था क्या, मुझे पता चला कुछ नहीं है. फिर 1993 में एक साहब जिनका नाम उमर खान है, वो पाकिस्तान आए थे और उन्होंने एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेवल का NLP का वर्कशॉप कराया. ही यूज्ड टू लिव समवेयर इन US, और ही केम टू पाकिस्तान. उन्होंने एक प्रोग्राम कराया, और उस जमाने में इट वाज सच एन एक्सपेंसिव थिंग. मेरी जो तनख्वाह थी वो तकरीबन 3,500 रुपए थी, और उस प्रोग्राम की जो फीस वो चार्ज कर रहे थे एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम की, वो तकरीबन 5,500 रुपए थी. तो यू कैन इमेजिन कि मैं 3,500 रुपए तनख्वाह के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करता था. मैं उस वक्त मेरा IB में एडमिशन नहीं हुआ था, बट मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था. आई वाज द अर्निंग मेंबर. मेरी माशाल्लाह अम्मी और मेरी 2 छोटी बहनें थी, 3 बड़ी बहनों की मेरी शादियां हो चुकी थी, बट लाइक उस 3,500 रुपए में ग्रोसरीज एंड बिल्स एंड एवरीथिंग, एंड पता चला जी 5,600 या 5,500 कुछ इसकी कोर्स की फीस है. So I actually borrowed some money and I took that program. और जब मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया, I felt this is something that I want to pursue. और फिर हुआ ये कि मेरा IB में एडमिशन हो गया 1994 में. How did you आपकी आवाज कट रही है. आपने 5,500 रुपये, आपकी आवाज कट रही है. मैं पूछ रहा हूँ कि आपने खुद को कन्विंस कैसे किया 5,500 रुपये? Oh, it was never an issue of convincing myself. 5,500 रुपए, मैं personally I consider this as an investment, and I firmly believe कि जो investment मैं अपने ऊपर करूँगा वो investment वो होगी जो मुझे long term results देगी. कोई भी दूसरी investment मेरी डूब सकती है. मैं कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट करूँ वो डूब सकता है, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँ, अपने आप को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करूँ, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगी दैट विल ऑलवेज पे. सो 5,500 रुपए उस वक्त गो के मेरे लिए उस वक्त एक खासा बड़ा अमाउंट था, और उस जमाने के लिहाज से जस्ट लाइक यू कैन इमेजिन, आज से तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ समझो 27-28 साल पहले की, दैट वाज अ बिग अमाउंट. लेकिन स्टिल वो जो इन्वेस्टमेंट थी, मेरे साथ ऐसा होता था, कई बार ऐसा हुआ कि मैं एक 100 रुपए की किताब देखता, बुक स्टोर पे जाकर देखता, वो 100 रुपए की किताब देखी और मेरे पास पैसे नहीं होते थे उसको खरीदने के लिए, तो मैं लंच स्किप करता था. मेरे लंच के जो पैसे होते थे वो मैं बचाता था 10-10 रुपए करके, वो पैसे बचाते, और बचाने के बाद वो 10 दिन बाद 15 दिन बाद जाके वो किताब में खरीद लेता था. और एक चीज मैंने ये देखी थी हमारे यहाँ कि अगर आपने कोई किताब जाकर देखी है हमारे यानी में, मुझे इस चीज से अंदाजा हुआ कि लोगों का पढ़ाई की तरफ और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ कितना रुझान है. कि अगर मैं किसी बुक स्टोर पे जाता और वहां पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के सेक्शन में जाकर कोई किताबें, तो पहले तो बड़ी महदूद किताबें रखी हुई हैं, और जब जाकर वहां पर कोई किताब देखी मैंने और वो मुझे पसंद आई और उसको मैं खरीद नहीं सका, और उस वक्त मैंने छोड़ दी, और लिटरली ऐसा हुआ कि मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद गया, वो किताब एज इट इज वहां रखी हुई. ओके, सो मैंने ऐसी कई किताबें खरीदी. तो मेरे लिए वो 5,500 रुपए वॉज नॉट अ बिग अमाउंट. आई नेवर थॉट ऑफ इट. देखो कभी भी जो लर्निंग की जब बात होती है, एंड ये चीज मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ, लेकिन मेजोरिटी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, और वो ये होती है कि जब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है वो पूछते हैं कितने का है, और जब वो पैसे सुनते हैं कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता. हमेशा मैंने ये कोशिश की सोचने की मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू इट. सो इवन उस वक्त मैंने जो 5,500 रुपए लिए थे, मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से मैंने पैसे उधार लिए थे.
कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ इधर से कर करा के, and I made sure that I did it, and alhamdulillah I did that, alhamdulillah summa alhamdulillah I did that. लेकिन the basic idea is just investing on yourself. देखो क्यों, जब आप अपने आप इन्वेस्ट करते हो ना, जिंदगी में हम सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, किसी के साथ छोटा किसी को बड़ा लगता है, बट हम सबके साथ चैलेंजेस। एक चीज ये, किसी के साथ भी अल्लाह ताला कोई इसको ऐसी मुश्किल में नहीं डालता, उसके ऊपर कोई ऐसी आजमाइश नहीं डालता जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो अब फर्ज करो कि मेरे पास चैलेंज आया, वो इस लेवल का है, मगर मेरा जो माइंड सेट है वो इस लेवल का है, तो मुझे वो चैलेंज जो है ना बहुत बड़ा लगेगा, बड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर मैं अपने ऊपर काम करूंगा, अगर मैं लर्न करूंगा, अगर मैं सीखूंगा, अगर मैं रीड करूंगा, अगर मैं पढ़ूंगा, मैं ग्रो करता जाऊंगा। अब मैं इस लेवल पे आ गया, प्रॉब्लम ग्रो नहीं करेगा, मुझे ग्रो करना है। अब ये जो प्रॉब्लम है मेरे लिए, इसको इट्स लाइक आई कैन हैंडल दिस, एंड देन आई कीप ग्रोइंग अप एज आई, बिकॉज आई कीप ऑन लर्निंग. Now that problem is a small problem, not a big deal. I can handle it. So you keep adding value to yourself, you keep getting better, and that's how आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाती है, आप ग्रो करते चले जाते हैं, और चैलेंजेस आपके लिए छोटे होने लगते हैं। आगे आपको दूसरे लेवल के चैलेंजेस आएंगे। यानी आप यूं कह लीजिए कि जब आप प्राइमरी स्कूल में हैं तो प्राइमरी स्कूल के एग्जाम्स आते हैं, बाय द टाइम आप सेकेंडरी में आते हैं तो दूसरे आएंगे, आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो दूसरे एग्जाम्स आएंगे। मगर इन दैट प्रोसेस इफ यू कीप ऑन ग्रोइंग, तो आपके लिए वो चैलेंजेस आसान हो जाते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड। रिलेटिवली एक यंग एज में ये सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ये आपको कैसे समझ आ गया खुद ब खुद ही? व्हाट कॉन्सेप्ट? NLP, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोइंग, ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। मैं रीडिंग बहुत करता था, तो मैंने बहुत सारी चीजें किताबों में, क्योंकि वैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास वो नहीं थे पैसे कि मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करता, लेकिन मैं रीडिंग्स बहुत करता था। और उस जमाने में फिर मुझे पता चला कुछ ऑडियो टेप्स भी मिलते थे, अभी भी आई एम श्योर पाकिस्तान में मिलते होंगे, कुछ ऑडियो टेप्स उस जमाने में हुआ करते थे, ऑडियो बुक्स के। तो आई यूज्ड टू बाय देम, और मेरे पास अभी भी, आपने मेरा ऑफिस देखा है कराची में, मेरे पास आई थिंक कोई 700-800 की मुख्तलिफ ऑडियो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जो मैंने उस जमाने में थोड़े थोड़े करके खरीदे, और सो उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी। सो इट वाज नॉट कि मैं डायरेक्टली एनएलपी की ट्रेनिंग में आ गया। एनएलपी की ट्रेनिंग करने से पहले आई थिंक कम से कम 3 से 4 साल, मे बी 5 साल, मैंने कई मुख्तलिफ किताबें पढ़ी थी, कई मुख्तलिफ ऑडियोज सुने थे, कई मुख्तलिफ वीडियोज देखी थी। आपके लिए काफी सारे हमने सवाल तैयार किए, मैं एनएलपी से शुरू करूंगा और फिर आपकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये है क्या, और एक इंसान की जिंदगी पर इससे क्या असर डाला जा सकता है? NLP it's a study of subjective experience। बुनियादी तौर पे कि हम इंसान जो भी काम करता है वो क्यों करता है, वो कैसे करता है, और अगर वो अपनी जिंदगी में, अपनी शख्सियत में किसी किस्म की कोई तब्दीली लाना चाहता है तो वो कैसे ला सकता है। और हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, हमारी जो गुफ्तगू है, उसका हमारी जहन पर, हमारी सोच पर, हमारी न्यूरोलॉजी पे, हमारे बिहेवियर पे क्या असरात होते हैं। सो NLP में हम बुनियादी तौर पे ये चीजें स्टडी करते हैं। सो थोड़ा सा इसको मजीद एलाबोरेट करें कि इससे किसी एक आम इंसान के ऊपर आप व्हाट कैन बी डन, क्या कुछ किया जा सकता है? That depends actually। आप NLP की अगर हम इस हवाले से देखें कि फिर एप्लीकेशंस की बात आती है, so NLP can be applied in literally every area of your life, whether it's about your relationships, it's about your finances, it's about your mental health, it's about your emotional health, it's about any area of your life। आप अपनी कोई सलाहियत बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी किसी स्किल को मजीद बेहतर बनाना, कोई ऐसी सलाहियत है जो आप में नहीं है, आप डेवलप करना चाहते हैं, कोई ऐसी सलाहियत है जो आप में है, आप उसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं, ओके। आप में कोई ऐसा नेगेटिव हार्मफुल कोई हैबिट, कोई थॉट पैटर्न, कोई बिहेवियर डेवलप हो गया जो आप छोड़ना चाहते हैं, ओके, या कोई भी शख्स, सो आप उसके लिए NLP इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली आप NLP को दूसरों की हेल्प करने के लिए एज अ कोच काम करना चाहते हैं, आप लोगों को लोगों को ज़्यादा बेहतर समझना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें ताकि वो अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंज ला सकें, आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा बेहतरी मैनेज कर सकें, आप ज़्यादा इफेक्टिवली लोगों को परसुएट कर सकें, बिकॉज जब आप किसी को समझते हैं तो फिर आप उसको आगे गाइड कर सकते हैं। सो NLP बेसिकली एक gives you a number of different models to understand how humans work। हिप्नोसिस क्या है, इसका NLP के साथ क्या कोरिलेशन है?
या कोई है भी? ओके, हिप्नोसिस बेसिकली, मैं हिप्नोसिस बाय द वे 1983 से सीख रहा हूँ। ओके, और मेरा जो सबसे पहला हिप्नोसिस पे एक्सपोजर हुआ था, मेरे पास एक किताब है, वो आज से तकरीबन 110 साल पुरानी किताब है। हिप्नोसिस का एक होम स्टडी कोर्स हुआ करता था, तो वो मुझे कहीं से, मुझे ये याद नहीं कहाँ से, बहरहाल वो मुझे मिली थी। तो हिप्नोसिस जो है, दैट वाज माय बिगिनिंग इन दिस फील्ड। लेकिन हिप्नोसिस बुनियादी तौर पे जो मेरी डेफिनेशन है, इतने अरसे प्रैक्टिस करने के बाद जो चीज़ मैं समझा हूँ वो ये, और इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आज मैं करंटली जिस अंदाज से मैं हिप्नोसिस को देखता हूँ। हर वो बात, हर वो आइडिया, हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो चीज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नहीं हो, जिसको मैंने और आपने बगैर सवाल किए एक्सेप्ट किया है, वो हिप्नोसिस है। तो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप मुझे हिप्नोटाइज कर सकते हैं या मैं हिप्नोटाइज होना चाहता हूँ। मेरे अपने तजुर्बे में लोगों को हिप्नोटाइज होने से ज्यादा डी हिप्नोटाइज होने की जरूरत है। लोगों ने बहुत सारी चीजें बगैर सवाल की एक्सेप्ट की हुई। अब एक चीज देखिए, आजकल ये जो कोविड के ऊपर इतनी सारी वीडियोस आती हैं, और हर तरह के लोग जो हैं उसके ऊपर हर तरह के इलाज उसके अंदर लेते हैं, और लोग उसको देखते हैं और देखकर दबादब फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। That's hypnosis. You're not even questioning कि वीडियो बनाने वाला है कौन, जो बात कह रहा है इसकी कोई वैलिडिटी भी है, इसका कोई सर पैर भी है। और स्पेशली अगर कोई बात ऐसी हो जो जिसको किसी भी लिहाज से उसने मजहब से लिंक कर दिया। यानी हमारे साथ एक चीज़ है कि हम अगर कोई हमारे सामने अल्लाह ताला का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर और कोई भी चीज़ हमें बता दे, हम आंखें बंद करके उसको वो देख लेते हैं। हम ये भी सवाल नहीं करते कि अगर ये कोई बात कह रहा है, ये बात वाकई में अल्लाह ने फरमाई है या नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई या नहीं है। हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करें। दैट्स ऑल हिप्नोसिस। ओके, सो बेसिकली हिप्नोसिस की जो एक जो डेफिनेशन के हिसाब से जाएं, तो एक जहन की ऐसी कैफियत है जिसमें कही जाने वाली बात का असर सुनने वाले के ऊपर कई गुना ज्यादा और बढ़ चढ़ कर होता है। ओके, अब हमने एक वीडियो देखी, हमने उसमें देखा कि जी कोविड का इलाज निकल आया है। ओके, और उसके बाद उसने कोविड के इलाज के ऊपर एक 10 मिनट की वीडियो बनाई, 5 मिनट की वीडियो बनाई, और हमने उसको देखा और हमने कहा बिल्कुल सही है। किसने कहा जी ये जो कोविड है ये तो फलाने मुल्क की साजिश है। हमने वो वीडियो देखी, हमने कहा जी, क्योंकि हम उस मुल्क से पसंद नहीं करते, किसी वजह से उन लोगों को पसंद नहीं करते, हमने कहा ये बिल्कुल सही है। सो बेसिकली वो कर क्या रहा है, इंसान का जहन जो है यकसानियत को, सिमिलैरिटीज को पसंद करता है। तो वो चीज जो हमारे माइंडसेट से मैच करती है वो हमें दुरुस्त लगती है, और वो चीज जो हमारे माइंडसेट से इख्तिलाफ रखती है वो हमें गलत लगती है। सो अगर फर्ज कीजिए किसी शख्स का माइंडसेट ये है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो कोविड है, ये 5G एंटेनाज लगाने के लिए हो रहा है। अब उसके सामने कोई वीडियो आई जिसमें ये 5G वाले बात हो रही है, वो कहेगा देखा, here's the proof. So they'll start accepting it, and that is hypnosis. That is hypnosis. बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा क्विकली आगे भी बढ़ना चाहूँगा। हमारे जहन में जो एक पिक्चर है कि वो एक बंदा बैठा है, सामने कोई चीज़ हिलाई जा रही है और वो बैठने वाला जो है बस वो मनोवान जो है उस शहर में गिरफ्तार हो गया है, तो वो हिप्नोसिस कौन सा हिप्नोसिस है? वो हिप्नोसिस खासा पुराना किस्म का हिप्नोसिस है। मैंने पिछले 23 साल से बीन प्रैक्टिसिंग, एंड बिलीव इट और नॉट, मैंने जिंदगी में आज तक मैंने हजारों लोगों के साथ सेशंस किए हैं, मैंने आज तक कभी भी पेंडुलम वाला हिप्नोसिस नहीं किया। आपने मेरी क्लासेस में देखा है, दैट्स ऑल हिप्नोसिस। हिप्नोसिस बेसिकली, इन माय पर्सनल ओपिनियन एंड अंडरस्टैंडिंग, आप में ये सलाहियत हो कि जब आप किसी कमरे में दाखिल हो और आप बात करना शुरू करें, लोग जो हैं आपकी उस गुफ्तगू को इस अंदाज से सुनना शुरू करें, they just get into what you're saying. Okay, and that is what I think is hypnosis. It's like ये कौन सी बड़ी बात है कि अगर मैं आके आपके सामने यूं पेंडुलम करूं और उससे हो। बात तो ये है कि मेरे पास कुछ भी ना हो। ओके, और आपकी आंखें भी बंद ना हो और आपकी आंखें भी खुली हो, और आप सिर्फ मेरी बात सुन रहे हो, और स्टिल मेरी बात आपके ऊपर असर कर रही हो, दिल में उतर मेरी बात आपकी जिंदगी में एक तब्दीली, पॉजिटिव चेंज ला रही हो। आई थिंक that's really hypnosis. अच्छा, मैं थोड़ा सा जो फ्लो है उससे थोड़ा सा डिविएट करूंगा। हमारे एक व्यूअर है, उनका एक सवाल है, आपको देखा उन्होंने सवाल पूछा है कि ये क्या वजह है कि ट्रेनिंग या पर्सनल डेवलपमेंट के जो सेशंस होते हैं उसकी आउटकम को गेज करना मुश्किल होता है। इसका एक कोई आप आसान सा तरीका बता सकते हैं कि हम ये जान सके कि ट्रेनिंग का फायदा हुआ है कि नहीं? ये जो साहब है
ये खुद एक बिजनेस ओनर है, तो ये इस एंगल से पूछ रहे हैं कि अगर मैं ट्रेनिंग कराऊं अपने एम्प्लॉयज़ को तो उसको कैसे गेज करूं कि उसका फायदा हुआ मुझे। देखिए आप, प्रॉब्लम ये होती है, लोग अक्सर जो है उसको गेज करने का शॉर्ट टर्म में देखने की कोशिश करते हैं कि जी आज हमने ट्रेनिंग कराई है तो आज हमारे पास उसका रिजल्ट आए, यानी एक हफ्ते के बाद आए। इट डजेंट वर्क दैट वे। ये वो वाली चीज़ है कि मैं बोलूँगी जी मैंने तो बीज डाला था एक हफ्ता पहले और उसके बाद मैंने सबसे अच्छी वाला यूरिया भी उसके ऊपर डाला, मेरी फसल तो अभी तक नहीं निकली। सो यू हैव टू गिव टाइम, और उस टाइम में जो कुछ आपने ट्रेनिंग में सीखा है यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट। मैं लोगों को अक्सर कोई कभी कभार मुझसे लोग सवाल करते हैं डज एनएलपी वर्क। मैंने इस पे एक अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी डाली हुई है और मैं उसमें लोगों को ये कहता हूँ जी एनएलपी डज नॉट वर्क, इट्स यू हु विल मेक इट वर्क और नॉट। ओके, सो अब कोई शख्स है, फर्ज कीजिए कि मक्का से जाके कुरान मजीद का एक बेहतरीन नुस्खा लाकर उसको जुजदान में लपेट के चूम कर और ऊपर रख देता है। उसके बाद कहते जी मुझे तो कुरान से कोई फायदा नहीं हुआ। कुरान से फायदा नहीं होगा, कुरान पर अमल करने से फायदा होगा। तो जब आप कोई चीज सीखते हैं, जब आप कोई ट्रेनिंग करते हैं, आप अपने इंप्लॉयज को अगर ट्रेनिंग कराते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यू हैव टू मेक श्योर कि वो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट हो रही है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आपको कोई शख्स ये बोले कि जस्ट आप ये खाली ट्रेनिंग कर लेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, ये धोखा है, ये बेवकूफ़ी, ये जहालत है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई भी चीज सीखते हैं, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, यू हैव टू यूज इट। एनएलपी की जो ट्रेनिंग है वो आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर बताती है, उस प्रोसीजर को आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। बहुत लोग मैंने ट्रेन किए हैं पिछले 23 साल में, हजारों लोगों को मैंने ट्रेन किया है, एंड आई कैन टेल यू वो लोग जिन्होंने उनको इस्तेमाल नहीं किया उनको कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है, राइट। सो थोड़ा आपके बारे में जानेंगे। ये बताइएगा कि जिंदगी में कामयाबी और नाकामी एक हिस्सा है किसी भी एक स्ट्रगल का, एक किसी भी जद्दोजहद का, किसी भी तरफ अगर आप मूव कर रहे हो, तो आपकी अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी नाकामी है किसी वक्त की जो आपकी आज की कामयाब ज़िंदगी की बेस बनी? आपकी पसंदीदा नाकामी कौन सी रही है? Okay, there is, actually, I don't think in terms of कामयाबी and नाकामी anymore. So, when I look at those experiences, जो भी कुछ हुआ जिंदगी में, मेरा पर्सनली अंडरस्टैंडिंग अब ये है, जिंदगी में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की हिकमत होती है और उसमें ही हमारे लिए बेहतरी होती है। उस चीज का होना उस वक्त हमें तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन उस चीज का होना ही हमारी आगे वाली किसी कोई बेहतरी का पेशखेमा बन जाता है। सो आई डोंट कंसीडर एनीथिंग एज अ जिंदगी में जो भी कुछ हुआ नाकामी। मैं आई एम एन IBA ड्रॉप आउट। मैंने IBA में एडमिशन लेने में मुझे 7 साल लगे थे। मैं 7 साल IBA की एडमिशन टेस्ट में फेल हुआ था। 7 अटेम्प्ट्स मैंने की, लास्ट अटेम्प्ट में जाके मेरा एडमिशन हुआ। जब मेरा एडमिशन हुआ मैंने 5 साल IBA में पढ़ा, उस पर मेरे 3 कोर्सेज के अंदर मेरा F लगा और I was going through severe financial crisis, lots of problems in my life, but I went through all of that. उस 5 साल में I flunked in 3 courses. मैंने IBA के उस जमाने में 22 कोर्सेज करने होते थे, मैंने 21 कोर्सेज पास किए और मैं आखिरी कोर्स में ड्रॉप हो गया, and I never got an MBA degree. That's okay, doesn't matter. इसी तरह मैं इश्क में भी नाकाम हुआ था अपनी जवानी में। इनफैक्ट दैट वाज द रीजन आई गॉट इनटू NLP एंड सारी चीजें जो करते थे। मैं सेल्स की जॉब करता था, हजारों रिजेक्शंस मैंने एक्सपीरियंस किए हैं लोगों के साथ सेल्स की, एंड बहुत सारी सेल्स मैंने ऐसी सेल्स मैंने की उस जमाने में जो कि ऐसी कंसिडर की जाती थी, कंप्लीटली लॉस्ट हो गई हैं। सो द थिंग इज दिस अनीक, नाकामियां कामयाबियां, these are just events in our lives. It's how you're interpreting them. अगर हम किसी जिंदगी के किसी भी इवेंट को इंटरप्रेट करें कि ओ बस खत्म हो गया, then we get into trouble. मेरा it's like अमेरिका, मैं अब अमेरिका में ही रहता हूँ, लेकिन एक जमाने में मैं अमेरिका जब ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता था और मेरा वीजा बार बार रिजेक्ट हुआ था, कई बार रिजेक्ट हुआ। मुझे NLP का ट्रेनर बनने में इट टुक मी 7 years। उस जमाने में NLP ट्रेनर बनने की जो इन्वेस्टमेंट थी, और मैं खाली कोर्स की फीस की बात कर रहा हूँ, that was about $10,000 और मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे। मगर I set a goal, it took me 7 years to become an NLP trainer. Okay, उस बीच में बहुत सारी रिजेक्शंस हुई, लोगों से पैसे मांगे, किसी से लोगों ने इनकार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करवा देता है सब कुछ। So there is no such thing as failure for me.
And that's, by the way, one of the beliefs in NLP. I don't think there is anything as failure. My other belief is, इस दुनिया की जिंदगी के लिहाज से I don't think there is anything as success. यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें आजमाने के लिए भेजा है. कामयाबी और नाकामी उस दिन होगी जब रिजल्ट इस हाथ में या इस हाथ में आएगा. उस दिन पता चलेगा कौन कामयाब और कौन नाकाम है. The rest is just temporary. Okay, so don't attach yourself to success or to failure in this world. Interesting. It is very obvious कि आपने काफी सारी अपने ऊपर काफी सारा इन्वेस्ट किया. आपकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? वो चाहे पैसे की हो, टाइम की हो या एनर्जी की हो. There is no favorite in that sense. That depends कि किस चीज से आप क्या रिजल्ट लेना चाह रहे हैं. देखो, if I want to become a better father, my investment will be in a different direction. If I want to become a better husband, it will be in a different direction. If I want to become a better trainer, it will be different. If I want to become a better coach, it will be different. So मुख्तलिफ चीजों में. So I say कि ये चीज बेहतर. That depends. Everything is contextually dependent. किस चीज की कहाँ पर है. So I cannot give you कि ये चीज कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी था, कहीं पर टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी था, कहीं पे एफर्ट करना जरूरी थी, कहीं पे तीनों चीजों की जरूरत थी. ओके, सो इस लिहाज से चीजों को मत देखा कीजिए कि मैं यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मैं पैसा इट्स लाइक दिस कि मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया स्कूल में जाने में. अब बच्चे को मैंने पैसे इन्वेस्ट करके स्कूल में भेज दिया तो मुझे उसको घर पे तरबियत की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ. ओके, नहीं, पैसा इन्वेस्ट करना है अगर उसको स्कूल में पढ़ाने के लिए तो घर पे उसकी तरबियत में मैंने टाइम भी लगाना है. It's bit of everything. आपको सब देना पड़ता है. Exactly. गुलाम अली साहब जिन्होंने पहले आपसे सवाल पूछा, उनका एक फॉलो अप क्वेश्चन है. ये कह रहे हैं कि अगर हिप्नोसिस इतना इफेक्टिव है तो मॉडर्न मैनेजमेंट के जितने भी थ्योरीज हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उसमें हमें ये इतना क्यों नजर नहीं आता? इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ हिप्नोसिस हो रहा है. इसलिए आपको नजर नहीं आता. Because you don't consider it as hypnosis. आपके जहन में जो हिप्नोसिस का ख्याल है वो वाला ख्यालात हैं जो कोई आंखें बंद करके बिठाएगा और उस तरह से होगा. हर वो मैनेजमेंट थियरी जो आपने किसी से सुनी और उसको आपने एक्सेप्ट करा और आपने उसको सही समझा क्योंकि बोलने वाला कोई बड़ा एक्सपर्ट था, that was hypnosis done on you. You did not think of it as hypnosis. अच्छा, आप एक लाइफ कोच भी हैं. लाइफ कोचिंग किसे कहते हैं? ये हम पाकिस्तान में सुनते हैं. ये सक्सेस कोचिंग से, एग्जीक्यूटिव कोचिंग से, दूसरी किस्म की कोचिंग से किस तरह मुख्तलिफ है? लाइफ कोचिंग बेसिकली कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में, लेट्स सपोज एक शख्स अपनी जिंदगी में पॉइंट ए पे खड़ा है और ही वांट्स टू गेट टू पॉइंट बी. ओके, एज अ कोच we want to, we help people. I help people how they can get from where they are to where they want to be. Right. Okay. Now, so what I would see is कि ये शख्स जो यहाँ पर है, क्या चीज इसको, if he wants to move on, क्या चीज रोक रही है इसको move करने से? Is it some emotional issue? Is it some kind of belief in his mind? Is it some kind of thought pattern जो उसको है? Is it some kind of fear? What is it that's stopping people from moving forward? Okay. Now, is it possible कि इसके जहन में कोई clear डायरेक्शन ही नहीं है? इसके साथ जहन में 10 किस्म की डायरेक्शंस हैं. There is no one specific direction. So my job as a coach is to find out and to help him or her get from where he or she is to where he or she wants to be. So जब हम एक overall उसकी जिंदगी के हवाले से करते हैं, we call it life coaching. अब अगर फर्ज कीजिए कि वो अगर मैं किसी बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, दैट वुड बी बिजनेस कोचिंग. कि एक बिजनेस है, दैट्स आल्सो कंसीडर्ड एज कंसल्टिंग. एक बिजनेस है, वो अपने एक टारगेट के ऊपर है, एक पॉइंट पर है, एंड दे हैव दिस कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी वांट टू बी एट दिस पॉइंट. ओके, हम अपने सेल्स जो है उसको यहाँ तक लाना चाहते हैं, हमारा ये टारगेट है और इस वक्त हमारी ये स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेसेस हैं, बट अभी तक समझ में नहीं आ रहा. देयर इज नो क्लियर स्ट्रैटेजी एंड देन देयर आर प्लेयर्स जिनके अंदर आपस में टीम बिल्डिंग की यहाँ पे जरूरत है, क्या इश्यूज है उनको समझ नहीं आ रहा. तो एज अ कोच इफ आई गो देयर, आई वुड लुक एट व्हाट्स हैपनिंग देयर, फाइंड आउट एंड देन हेल्प देम रिजॉल्व दैट. ओके, नाउ कोच एक चीज देखो, जैसे इस
स्पोर्ट्स में होता है ना, हम कहते हैं जी ये क्रिकेट के कोच हैं या हॉकी के कोच हैं। कोच जो होता है वो प्लेयर्स के साथ खेलता नहीं है, कोच बाहर से बैठ कर उसको गाइड करता है, खेलना प्लेयर्स को ही होता है। Okay, so that's what we do. So there's a person in his life, he's in a or she's in a certain situation. As a coach, I will see what he or she needs to do. I will help him find that, ways to get there. Then they have to take action. बातें तो अक्सर इतराज आता है एडवोकेट लेकर। आपकी आवाज कट रही है नहीं? जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अक्सर लोग इस तरह का एक सवाल उठाते हैं कि ऐसी बातें तो आपका कोई उस्ताद भी बता सकता है, ऐसी बातें तो कोई मैनेजर भी बता सकता है, ऐसी बातें तो कोई जो ना स्पिरिचुअल पीर भी बता सकता है, तो कोच की में क्या खास जरूरत है? बिल्कुल कोई भी बता सकता है। तो ये किसने कहा कि अगर उस्ताद बता रहा है तो वो कोचिंग नहीं कर रहा? ये किसने कहा कि अगर आपका कोई स्पिरिचुअल लीडर बता रहा है तो वो कोचिंग नहीं कर रहा? एनी पर्सन कैन डू कोचिंग, इसमें कतन कोई वो गलत बात नहीं है। अगर आपके जहन में ये है कि कोच खाली कोई वही होगा जो जो आपसे पैसे लेकर कर रहा हो, तो एक चीज है, एक आदमी प्रोफेशनली कर रहा है, एक आदमी है जो कर ही ये काम रहा है, और एक आदमी है जो इत्तेफाकी तौर पे कर रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस। एक आदमी है जिसने अपना टाइम, एक एक्सपर्टीज डेवलप की है। ठीक है, अब फर्ज करो कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जब आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम होती है कि आपका दोस्त है वो भी गाड़ी चलाता है, उसने देखा, उसने कहा यार अच्छा ये है ना तेरा, ये कर ले, आपने अपने दोस्त की बात सुन ली। लेकिन एक आदमी है जो मैकेनिक है, जो गाड़ियां ठीक करने का ही काम करता है। कभी वक्त आएगा कि आपका वो दोस्त जो है वो भी जाकर उस मैकेनिक से ही काम करवाएगा। सो अगर आपका प्रॉब्लम उससे, और दूसरी चीज ये होती है कि जब हम कोचिंग करते हैं, वी मे बी वेरी फ्रेंडली, but I'm not your friend when I'm working with you as a coach. So a friend may tell you what you want to listen. I will not tell you what you want to listen. My job is to tell you what you need to listen. And that's where that distinction comes. So बहुत मैं अपने आई डू दिस लाइफ कोचिंग का मेरा एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चीज ये समझाता हूँ, देखो एक चीज होती है पीपल हेल्पिंग, एक होती है पीपल प्लीजिंग। My job is not to please my clients. I may tell them things that they may not like, that they may feel uncomfortable listening to, but they need to listen to that. ये बताइएगा कि कोचिंग से जो रिजल्ट्स हासिल होते हैं, बीइंग अ लाइफ कोच, आप कितनी सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि यार आप किसी भी क्लाइंट को उस आउटकम तक पहुंचाने में कितने % आप कन्विंस्ड हैं कि आप वो आउटकम हासिल कर लेंगे? अन्य कितने सर्टेनिटी से आप ये कह सकते हो कि आप अपनी I don't know, you're married, Anya, by the way? Do you have children? Okay, so do you have more than one children? One. You have one. Okay, so it's like कितनी सर्टेनिटी से आप कह सकते हो कि मेरे पिछले 1 साल में मेरी जो मोहब्बत है उस बच्चे के साथ वो 30% उसमें इजाफा हुआ है, और अगले साल उसमें 10% मजीद करूंगा। It's subjective. मैंने आपसे कहा NLP is the study of subjective experiences. How can you measure subjectivity? So उसमें एक चीज ये होती है कि so for example एक आदमी जो था was totally stuck. Some people think कि मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, they do coaching and they find कि वो यहाँ तक नहीं but they can go यहाँ तक. Okay, and then coaching helps them get from where they were and they thought they want to go but they could actually go much farther. And there are people who think कि मैं यहाँ तक जाऊँगा, मगर जो उनके लिए possibility थी that was only कि वो यहाँ तक आते, but still they are not where they were. They have moved forward. Okay, it will vary. It varies from person to person. So आपके अपनी प्रोफेशनल engagements में how do you make people realize कि यार यहाँ से आप शुरू हुए थे और यहाँ तक आप आ गए हैं? Oh, there are lots of ways of doing that. जब हम मैं जैसे when I do individual coaching, so मैं first एक 45 minutes का एक initial में session करता हूँ। कोई भी client मेरे पास जब आता है, उसमें भी assess. I don't work with every person, by the way. Just because somebody wants to get coaching from me, I don't take everyone as a client. So I do assess if I want to work with this person, if I am the right fit for that person and he or she is the right fit for me. Okay? So once we decide, then
we work out कि where the person is, where he wants to go, उसका क्या, कहाँ पर अभी जिंदगी में उसके क्या हो रहा है, वो किस एरिया में कोचिंग चाह रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, या ओवरऑल जिंदगी में वो कोचिंग चाह रहा है. सो उस कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो होता है उसके अंदर वी असेस एवरीथिंग कि वो कहाँ अभी जिंदगी में कहाँ चल रहा है, and what his goals, his aspirations are to be as a result of taking my coaching. Okay, and I let them know this is possible, this is not possible, and then it's their decision. अच्छा, ये बताइए, आप एक सर्टिफाइड फायर वॉक इंस्ट्रक्टर भी हैं. ये क्या होती है और इंसान के तरबियती अमल में ये क्या किरदार अदा कर सकती है फायर वॉक? फायर वॉकिंग एक मेटाफर है, और इसको बहुत सारे मुख्तलिफ जावियों से इस्तेमाल किया जाता है. सो एक चीज़ होती है कि मैंने फायर वॉक के जो प्रोग्राम पाकिस्तान में कराए, मेरा शेप योर डेस्टिनी के नाम से मेरा एक 3 रोज का वर्कशॉप है जिसमें हम फायर वॉक करते हैं, और इसी वी ऑल्सो डू ब्रोकन ग्लास वॉक. बट बेसिक आइडिया क्या होता है, देखो एक माइंड सेट है. जो कामयाब आदमी होता है और जो नाकाम आदमी होता है, उन दोनों को जिंदगी में एक ही तरह के चैलेंजेस आते हैं. फर्क ये होता है कि नाकाम आदमी उन चैलेंजेस को देख के उनसे डर के रुक जाता है और वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता. कामयाब आदमी उन चैलेंजेस को देखने के बावजूद, उनमें मौजूदा रिस्क होने के बावजूद एक्शन लेता है और उससे आगे बढ़ जाता है और निकल जाता है. सो फायर वॉक जो है वो बेसिकली मेटाफोरिकली हम इसी चीज के कि आपके सामने एक अंगारे हैं, दहकते हुए अंगारे हैं जो आपके सामने उस वक्त जलाए गए होते हैं. ओके, और जब आप वहाँ खड़े होते हैं आप कोई 7-8 फीट से उसका हीट को महसूस कर सकते हैं जब उसको बर्न करते हैं. और फिर जब आप वो अंगारों को देखते हैं, सो आप थिंक ऑफ इट कि आप इधर खड़े हुए हो और आपके सामने अंगारे हैं, दूसरी साइड पे इज योर गोल. ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस. सो हम क्या कर रहे हैं, एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, एक लिंक, एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं कि अगर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस अंगारों के ऊपर चल के इन तकलीफों को बर्दाश्त करके, if I can be on the other side, what else is possible in my life? So many people find that it changes, it breaks their old ways of thinking and old patterns of thinking and helps them move forward much easily. So that's one of the ways in which we use it. अच्छा, आपके लिए एक और सवाल है, तो ये कि अपनी सोल को, रूह को, माइंड को, इंटेलेक्ट को, इमोशंस को और फिजिकल एनर्जीज को इकट्ठा कैसे लिंक किया जा सकता है, और हिप्नोसिस के साथ इसका क्या ताल्लुक है? ओके, देखो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर जब इस सोल के हवाले से बात करें तो ये किस स्पेसिफिक जाविये से इसको देख रहे हैं. बिकॉज मैं चीज़ों को बहुत मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखता हूँ. मैं चीज़ों को कुछ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करता हूँ, एंड थोड़ा बहुत मैं रिलीजन के हवाले से भी देखने की कोशिश करता हूँ. सो जहाँ तक रूह की या सोल की अगर उस हवाले से बात करें, in my personal opinion, उसमें the key is अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब. सो उसकी अलाइनमेंट या उसके सुकून या उसके लिए जो भी कुछ करना है, go to religion, go to Islam. That's my simple advice. दूसरी चीज रही जहां तक आपकी अपनी इमोशंस और ये सारी चीजें, देखो हमारी जो एग्जिस्टेंस है, we don't exist as just a physical being. आपने मेरी क्लासेस में अनिल की चीज सुनी हुई है. Okay, so हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी we have a mental existence, we have an emotional existence, we have a physical existence, we have a spiritual existence. Okay, and I'm not talking spiritual in terms of ruh, by the way. It's a long discussion. हमारा 1 घंटे के से ज्यादा का I can do a session on just this. लेकिन जो it's like these are all things जो हमारी internally हमारे साथ internally हम connected है. So हमारे जो emotions होते हैं, उस emotion से आ कहाँ से रहे, इनका source क्या है, हमारी जो मेंटल प्रोसेसिंग है, इन तमाम चीज़ों का सोर्स क्या है. हमारे साथ अक्सर एक चीज़ ये होती है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि ज़िंदगी में हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, इसका जो जिम्मेदार है वो हमारे बाहर होने वाले इवेंट्स हैं, जबकि हमारी बाहर होने वाले जो बहुत से इवेंट्स होते हैं उसका जिम्मेदार हमारे अंदर होने वाली प्रोग्रामिंग होती है. ओके, सो सबसे पहली चीज़, अगर आप इस चीज में किसी किस्म की बेहतरी लाना चाहते हैं, तो द फर्स्ट थिंग इज टू बिकम अवेयर कि अंदर हो क्या रहा है. अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं तो व्हाई डू यू हैव देम. अगर इफ यू हैव फियर्स,
why do you have them, and how you can overcome them. And you will find, it's like when you change the way you look at things, things you look at change. Okay, so work on your inner self. बिल्कुल ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे क्विकली। ये बताइएगा कि अपनी कौन सी मुख्तलिफ या मुनफरद आदत है जो आपको पसंद है? I don't stop learning. I just keep on learning. I read, I listen to books, I attend training programs. I continuously invest on myself. I continuously invest on myself. जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उस वक्त भी इन्वेस्ट करता था। जब मैं कुछ भी नहीं था, तभी मैं इन्वेस्ट करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज मुझे जो मुकाम दिया है, मैं अभी भी इन्वेस्ट करता हूँ। सो मैंने पिछले, जब से अमेरिका आया हूँ, मैंने तकरीबन 500 घंटे सिर्फ मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे इन्वेस्ट किए हैं। मैं आवर्स की बात कर रहा हूँ। Okay, I'm talking about reading or listening to audio programs. I'm talking about attending live programs. I'm talking about taking online courses. I'm talking about working with coaches. That's almost एक साल की मैं खाली बात कर रहा हूँ। एक साल में मैंने तकरीबन 500 घंटे इन्वेस्ट किए। Okay, and I do that on regular basis. अच्छा, since आपने बात की इन्वेस्ट करने की, इन्वेस्ट का आपने कॉन्सेप्ट बताया कि बेसिकली आप एक बेटर वर्जन बनते जाते हैं, प्रॉब्लम्स छोटे होते जाते हैं। बेटर वर्जन बनने का एक तरीक़ेकार आसान जुबान में ये है कि कुछ नए बिलीफ्स, कुछ नई आदत, कुछ नए रवैये अपना लेते होंगे। तो ये बताइएगा कि पिछले 5 सालों में ऐसा कौन सा नया बिलीफ, रवैया या आदत जिसने आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा मुस्बत असर डाला है? There's no one specific thing कि मैं आपको इस तरह से पिन पॉइंट कर सकूं, because when you are, देखो ये वाली चीज पता है उस वक्त वैलिड हो सकती है कि मैंने 5 साल में और कोई चीज नहीं सीखी। There's a possibility. Just yesterday, by the way, कल रात तकरीबन 12:30 बजे थे यहाँ पे, and I was just going through some material. I was watching some videos, and I learned few new things. Okay, मेरे साथ एक चीज ये होती है अनियत कि अब मेरा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है, दिस विल बी एन ऑनलाइन प्रोग्राम, और मैं पिछले 4 साल से ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहा हूँ। लेकिन NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग मैंने पहले कभी ऑनलाइन नहीं कराई, बिकॉज मेरी जो ट्रेनिंग है वो सोसाइटी ऑफ NLP की अप्रूव ट्रेनिंग है, एंड सोसाइटी ऑफ NLP इस चीज की इजाजत नहीं देती थी। लेकिन इस वक्त जो लॉकडाउन की कंडीशन हुई है सारी दुनिया में, सो आई विल बी ऑफरिंग एन ऑनलाइन NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग। और मेरा एक तरीका रहा है, मैं अपनी ट्रेनिंग से पहले आई लाइक टू प्रिपेयर। सो मैंने ये ट्रेनिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये मैंने 20 जून को अनाउंस की थी, लेकिन मैंने, क्योंकि ये लॉकडाउन वगैरह की वजह से मैं पाकिस्तान भी अभी ट्रैवल नहीं कर सकता और मैंने उसको ऑनलाइन वर्जन पे कन्वर्ट करना है, सो मैंने उस प्रोग्राम को 1 महीना आगे बढ़ाया है, और मैं उस पूरे प्रोग्राम को, एंड दिस इज द 88th टाइम आई विल बी कंडक्टिंग इट, मैंने उस पूरे प्रोग्राम को, आई एम लाइक रीडिजाइनिंग द होल थिंग, so it becomes easier for my students. Now, in order to redesign and to present it in the, with things which are most updated, I have to work on myself. मैं कैसे करूँगा? अगर फर्स्ट करो कि मैं जी ठीक है, मैंने तो 20 साल पहले जो NLP की ट्रेनिंग कराता था, मैं वही ट्रेनिंग कराऊँ, it will not help. And ये मेरे लेवल पे मुनाफिकत होगी कि मैं लोगों को इम्प्रूवमेंट की बात करूँ और मैं अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ना लाऊं। मैं लोगों को जिंदगी बेहतर बनाने की बात करूं और मेरी अपनी जिंदगी में बेहतरी ना आए। मैं लोगों को अपने आप को और अपने रिजल्ट्स को और अपने तरीकों को बेहतर बनाने की बात करूं और मैं खुद अपने तरीकों को बेहतर ना करूं। इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन माय वर्ड्स। फॉर मी टू हैव इम्पैक्ट, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इट ऑलवेज बिगिंस विद सेल्फ। ओके, सो इसलिए आपका ये जो सवाल है कि पिछले 5 साल में कोई एक चीज, आई डोंट नो, पिछले 5 साल में प्रॉब्लली 500 ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि मैंने जिसमें मैंने बेहतरी आई कैन नॉट पिन पॉइंट वन सिंगल थिंग। अच्छा, एक और चीज जिसके ऊपर हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि ठीक है, हमने अच्छे टूल्स सीख लिए, एक्वायर कर लिए, फ्रेमवर्क्स हमें आ गए, मगर अब एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर या एज अ प्रोफेशनल कोच पाकिस्तान में आप यंग इमर्जिंग ट्रेनर्स के लिए क्या स्कोप देखते हैं और क्या बेहतरीन रास्ता है एक खुशहाल ट्रेनर बनने का? मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो ये सवाल करते हैं, मैं उनको हमेशा एक जवाब देता हूँ, पहले खुद सीखिए फिर दूसरों को सिखाइए। पहले खुद अमल कीजिए
फिर दूसरों को बताइए। एक बहुत बड़ी गलत फहमी मैं देखता हूँ इस वक्त, बहुत सारे यंग लोगों में, बच्चे बच्चियों में ये माइंडसेट बन गया है। वो ये समझते हैं कि शायद मैं बस एक ट्रेनर बन जाऊं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, उसके बाद बस पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी और बस मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। और नतीजतन वो क्या करते हैं कि वो दूसरे लोगों की चीजों को लेकर और उसको आगे प्रेजेंट करते हैं बगैर उस पर अमल किए। मैं अपने स्टूडेंट्स को मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मैं लोगों के साथ जब कोर्सेज शेयर करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ नेवर शेयर माय मटेरियल, माय कोर्स प्रोग्राम मटेरियल विद एनीवन, शेयर योर लर्निंग विद एनीवन एंड एवरीवन। आप जो मटेरियल है, आप मेरी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कीजिए, उसमें से चीजों को सीखिए, उसको अप्लाई कीजिए। जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जब आप उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बात करेंगे, यू विल बी एन अथॉरिटी, यू विल बी मोस्ट जेन्युइन, यू विल बी मोस्ट इफेक्टिव। हमारे यहाँ इस वक्त क्या माइंडसेट बन गया है लोगों का कि खुद उन्होंने नहीं सीखा, और अच्छा उनको अगर बोलो कि आप अपने सीखो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, तो वो बजाय इस चीज को रियलाइज करें कि मैं उनकी हेल्प करने के लिए एक बात कर रहा हूँ। मैं उनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आके सीखें या मुझसे आके, मैं आपसे कुछ थोड़ी कह रहा हूँ, मैं आपको एक फ्री में एक बिल्कुल प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा हूँ कि आप सीखें, जहां से भी सीखें, किताब पढ़ें, जरूर पढ़ें, उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप आगे लोगों को पास कीजिए। लोगों ने एक जमाना था, मैं जब सेल्स के प्रोफेशन में आया तो मैंने एक चीज ये सुनता था कि सेल्स के बारे में लोगों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये थी कि जो आदमी कुछ नहीं कर सकता वो सेल्समैन बन जाता है। आज मैं देखता हूं कि लोगों का ट्रेनिंग में कुछ ये माइंडसेट है, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आई हैव सीन वेरी डिप्रेस्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, seriously depressed motivational speakers. Okay, now if NLP is good for me, and it's good for you, it has to be good for me first. If hypnosis is good for you, it has to be good for me first. Yes. Okay, हम जो congruence की walk your talk, that's how you become effective. I have no right to talk about change, I have no right to talk about improvement if I don't change myself, if I don't improve myself. यहाँ पर इसके से मिलता जुलता एक सवाल है मेरे पास, तो ये कि आपने अपने प्रोफेशन में अच्छी नीयत होने के बावजूद लोगों को सबसे गलत कौन सा मशवरा देते हुए सुना है? मैं एक्चुअली लोगों की गलतियों के ऊपर फोकस नहीं करता, मैं लोगों की स्ट्रेंथ पे फोकस करता हूँ। सो आई एम सॉरी, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा ये बताइए कि वो स्टूडेंट्स जो भी प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हो रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे और क्या कहेंगे कि किस मशवरे पर बिल्कुल भी कान नहीं धरने? सब्र, there is no shortcut. There is absolutely no shortcut. आपको दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जिसने जिंदगी में कोई सिग्निफिकेंट काम किया हो और उसने उसके लिए इसके पीछे शदीद मेहनत ना की हो। ओके, मेहनत और टाइम, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। एक चीज मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज का हुक्म कर देता है, वो फरमा देता है कुन, हो जाओ, तो वो हो जाती है। ठीक है, और अल्लाह ताला ही कुरान मजीद में फरमाता है कि इस कायनात को तख्लीक करने में उसने 6 दिन लगाए, 6 अय्याम। देखो, एक नुक्ता है मेरे और आपके समझने के लिए यहाँ पर, और वो ये कि इवन तो अल्लाह के तो हुक्म से जब वो कहता है हो जाता हो जाती है, फिर 6 अय्याम क्यों लगे? फौरन क्यों नहीं कायनात तख्लीक में आ गई? There is a time required for things to begin until they get to completion. And then ये कायनात जो है constantly expand कर रही है। That means कि हम जब कोई चीज करते हैं, हमें जिंदगी में we have to constantly keep on working. It's like मेरी अभी 2 दिन पहले ही किसी से बात हो रही थी। It's like कि मैंने एक्सरसाइज करके एक शख्स ने अपनी बॉडी बना ली है, अब वो बन गई, सो अब उसको एक्सरसाइज की मजीद जरूरत नहीं है, बस जी बन गई, मैंने जो टाइटल जीतना था वो जीत लिया। इसके अलावा मुझे बॉडी बिल्डिंग की है, अपने बॉडी को मेंटेन, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। ओके, सो अपने ऊपर काम करना कभी भी मत छोड़िए जस्ट बिकॉज आपके पास कोई सर्टिफिकेट आ गया। एक दूसरी जो बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि वो स्किल्स के पीछे नहीं, वो सर्टिफिकेट्स के पीछे भागते हैं।
ओके, अमेरिका से सर्टिफिकेट, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ जनाब, अमेरिका के अंदर एक से एक अहमक पड़ा हुआ है, एक से एक अहमक गोरा ट्रेनर पड़ा हुआ है। ओके, और हमारे यहाँ क्या माइंडसेट है जी, वो गोरे का सर्टिफिकेट आ गया, अमेरिका से सर्टिफिकेट आ गया, बस काफी हो गया। इट डजंट मीन एनीथिंग। सर्टिफिकेट क्या होता है? आपने एक ट्रेनिंग की है, सर्टिफिकेट ओनली टेल्स यू कि you have attended this program. It doesn't tell you that you're skilled. Skills come through practice. एक चीज बोली उस पर वापस लेके जाऊंगा। आपने आपकी आवाज, आपने कहा अभी आपने कहा कि किसी भी बंदे ने जिसने कोई सिग्निफिकेंट काम किया है उसे टाइम वक्त लगा है, शॉर्टकट कोई नहीं है। मगर क्या वजह है कि कुछ लोगों पर आजमाइश ज्यादा आती है, कुछ पर कम आती है, कुछ जल्दी पहुंच जाते हैं रिलेटिवली, कुछ को ज्यादा टाइम लगता है? इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दो तीन चीजें। एक चीज है कि आपने कितनी इंटेंसिटी से किया। इस दुनिया में जो देखो, एक 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 बल्ब है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं लैंप रखा हुआ है, किसका बल्ब है? इसकी भी लाइट है, ठीक है। एक लेजर होता है, वो भी लाइट होती है। तो बाय नेचर दोनों लाइट्स हैं, मगर एक की इंटेंसिटी में दूसरे की इंटेंसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। सो आप एंड देन किस टास्क के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप काम करना शुरू करते हैं, आप कितनी इंटेंसिटी के साथ जाते हैं, कितनी पावरफुली उसके लिए जाते हैं, कितनी ज्यादा अपनी एनर्जीज को फोकस करके ऑर्गेनाइज करके जाते हैं, और आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। सो आपको वो लोग जो आज दुनिया में कहीं बहुत आगे निकले हुए नजर आते हैं, उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो वो वहां पहुंचने के हवाले से नहीं किया था जहां आज आपको वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, जब आपने शुरू की ट्रेनिंग्स कराना पाकिस्तान में, तब से लेकर अब तक ट्रेनिंग इंडस्ट्री में क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं? आई थिंक देयर इज लॉट मोर अवेयरनेस पहले के मुकाबले में। जिस जमाने में मैंने एनएलपी का वो किया था, तो लोग ये एनएलपी क्या चीज होती है, आज भी हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। उसकी एक वजह ये शायद लोग पढ़ते हमारे यहाँ बहुत कम है, और पढ़ने का शौक बहुत कम होता है हमारे यहाँ। लेकिन उस वक्त अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं थी। यानी अगर किसी से बोलो कि मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लोग कहते हैं ये क्या है। आई रिमेम्बर मैंने अपने लोग जब कोई पूछते थे कि जी आप क्या करते हैं, आई टेल देम मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अच्छा अच्छा, वो मेरा बेटा है, उसने भी अभी इंटर किया है, उसको भी, उसके लिए भी कोई कंप्यूटर का कोई अच्छा सा कोर्स बताइए। ओके, बिकॉज प्रोग्रामिंग का लफ्ज जो था लोगों के जहन में, इट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर ओनली। आज मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारा अवेयरनेस आज बहुत ज्यादा है लोगों में। इंटरनेट की वजह से चीजें बहुत आसान हो गई हैं। मेरे जमाने में इंटरनेट नहीं हुआ करता था। मेरे ज़माने में मेरे मेरे अपने टीचर्स के साथ एक्सेस नहीं होता था। आज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, इवन दो उन्होंने मेरे पास सालों पहले कोर्सेज किए हैं, मेरा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मेरी रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन रहती है। उनके कोई सवालात होते हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे पास आज से 10 साल 15 साल पहले कोर्सेज किए थे, 20 साल पहले कोर्सेज किए थे, वो भी मेरे साथ इन टच रहते हैं। और मैं जहां तक हो सकता है जिसके लिए जब जरूरत होती है तो मैं उनको गाइड भी करता हूँ, कोच भी करता हूँ उनको। कभी कभार हम सेशंस भी करते रहते हैं, मैं एक्सरसाइजेस भी अपने ग्रुप्स में लोगों को कराता रहता हूँ, और जो लोग चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। सो देयर इज लॉट मोर अवेयरनेस, दैट्स डेफिनेटली अ वेरी प्लस पॉइंट। और एक चीज ये है कि मैं पहले भी इस बात पे यकीन रखता था, आज भी मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ। देखिए, मेरे लिए जैसे पॉसिबल नहीं है कि मैं पाकिस्तान के हर इलाके तक पहुंच सकूं, ये मुमकिन नहीं है कि मैं तमाम जबानों के लोगों को ट्रेन कर सकूं। तो हमारे यहाँ, मेरे अपने ख्याल में, हर इलाके से उस जबान को बोलने वाले लोग आने चाहिए जो उस जबान में वहां के मुकामी लोगों की तरबियत कर सके। तो हमारे पास हर 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 जबान बोलने वाले ट्रेनर हों तो ये बेहतरीन बात होगी। और इसके लिए हर इलाके से लोग आए, लोग सीखें, आगे जाके लोगों को सिखाएं। देखें जी, आज हम हैं, कल होंगे नहीं होंगे अल्लाह जाने। लेकिन अगर ये एक ट्रेंड डेवलप हो जाएगा और ये चीज़ आगे बढ़ती रहेगी, तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो कौम है, हमारी ये जो अल्लाह ताला के दिया हुआ इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, और उसके साथ ये पूरी उम्मत जो है, ये इंशाल्लाह इसकी तकदीर बदल जाएगी। सो हमें कोई याद भी नहीं रखेगा, दैट्स परफेक्टली ओके, हु केयर्स। लेकिन अगर ये ट्रेंड हमारा एक हो जाए कि लोग आते जाए, सीखते जाए, और मैं सिर्फ ये सबसे कहता हूँ कि पहले सीखो। कुरान की एक आयत है, उसका मफहूम है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान के दावेदारों, क्यों कहते हो जो करते नहीं।
ओके सो जब आप किसी को सिखाएं तो पहले उसको सीखिए, उस पर अमल कीजिए और फिर आप उस चीज को आगे बताते जाएं। सो इस वक्त हमारे यहाँ अवेयरनेस है, लोगों को जरूरत है, लोगों को इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि इन चीजों से उनको फायदा होता है, और इस वक्त हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है जो कि काम कर सके। हमें ऐसे कोचेस की जरूरत है जो स्पेसिफिकली लोगों को कोच कर सकें उनकी पर्सनल लाइफ में। हमें ऐसी खवातीन कोचेस की जरूरत है जो लड़कियों की कोचिंग कर सके। हमें ऐसी खवातीन कोचिंग की जरूरत है जो हाउस वाइफ्स की कोचिंग कर सके। हमें ऐसी खवातीन की जरूरत है जो मिडिल एज में और बड़ी एज में आई हुई खवातीन है उनकी कोचिंग कर सके। हमें ऐसी कोचेस की जरूरत है जो पेरेंट्स की कोचिंग कर सके। हमें ऐसे कोचेस की जरूरत है जो लोगों की फाइनेंशियल इश्यूज के लिए कोचिंग कर सके। हमें ऐसे कोचेस की जरूरत है जो बच्चों की एजुकेशन के हवाले से उनकी कोचिंग। दिस इज ह्यूज पोटेंशियल, और ये किसी भी एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो कर सके। सो अब एक चीज और, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है आप किसी तवज्जो से देखें, वो कोचेस वो ट्रेनर्स एक चीज अपने जहन से निकाल देना कि कोई आपका कॉम्पिटिटर है। देयर इज नो कॉम्पिटिशन हियर, देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिशन। आप अपने हिस्से का काम करते रहो। कंपटीशन जो स्केर्सिटी एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ है कि जी अगर फलाना क्लाइंट कहीं और चला गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं जी, कीप दिस इन माइंड, जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, कोई नहीं मिल सकता, और जो नहीं मिलना उसके लिए बेकार में आपको हल्कान करने से कुछ नहीं होगा। सो जो क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा ना वो आपका था ही नहीं। सो गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि ये कोई कंपटीशन ले गया, कोई कंपटीशन कोई चीज नहीं। Okay, we are one, we have to work as one. That's how we will grow, that's how this thing will develop. हमारे पास टाइम रह गया, मगर कुछ सवाल काफी सारे, हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, सवाल काफी सारे, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इसमें एडजस्ट कर सकूं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग इंडस्ट्री का, कोचिंग इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? Very bright, very a huge potential for those people who are entering now. It's a huge potential. Okay, for those people who are willing to invest their time and energy. और मैंने पिछले 23 साल में ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो आए बड़े जोशो खरोश के साथ आए, और within 6 months, maximum 2 years, they were out of scene. Okay, ऐसा नहीं होगा अगर आप आज ट्रेनिंग के अंदर, कोचिंग के अंदर आएंगे और 6 महीने में आप कोई मिलियनर बन जाएंगे। हो सकता है 6 महीने तक आपको कोई पहचानता भी ना हो सकता है आपको 6 महीने क्या साल भर भी अपने घरों के बिल देने की। मैं NLP ट्रेनर बन चुका था, मेरी बेटी थी और जो माशाल्लाह 19 साल की है, और वो चंद महीने की थी, मे बी एक 1.5 साल की होगी उस वक्त। और there was a time in my life, मेरे पास लिटरली 10 रुपए नहीं थे कि मैं 1 पाव दूध अपनी बेटी के लिए खरीद सकता, and I was an NLP trainer. Okay, I have seen that time. मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन things change. मैं अगर उस वक्त गिव अप कर देता, मैं उस वक्त कहता यार ये तो चीज़ नहीं होगी, तो मैं तो अपने बच्ची के लिए दूध भी नहीं खरीद सकता। It's like there was a time कि मेरे पास, मैं क्रेडिट कार्ड भी यूज करता था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं रहे थे, क्रेडिट कार्ड में भी नहीं रहे थे कि मैं घर की ग्रोसरीज खरीद सकता। ओके, लेकिन उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं I just kept on learning. I kept on thinking, okay, how can I solve this? How can I get out of this? How can I, what can I do? क्या चीज मेरे इख्तियार में है जो मैं कर सकता हूँ? सो अपने ऊपर काम करते रहो, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो, बीज डालते रहो, फल देना जी, आपके इख्तियार के हवाले से ये जानेंगे कि डायनामिक जिंदगी जीते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, मगर कभी ऐसा टाइम भी आता होगा जब काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, तो वैसे में आप फिर अपने आप को, खुद को काम के लिए कैसे मोटिवेट रखते हैं? फर्स्ट, आपका जो एंड है मैं इसको पहले क्लैरिफाई कर दूं। You don't do things because you are motivated. You don't get results because you are motivated. ये मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ दीजिए। मोटिवेशन नाकाम लोगों की जरूरत है।
अगर आप नाकाम होना चाहते हैं तो फिर मोटिवेशन के पीछे भागिए। कामयाब लोग काम करते हैं, मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। ओके, सो काम कीजिए, मोटिवेशन का इंतजार छोड़ दीजिए, कि जब मोटिवेट होंगे तो करेंगे। ओके, फॉरगेट इट। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी ट्रेनर्स को इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और आपके ख्याल में ये फासला कितने अरसे में तय हो जाएगा? इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनने से आपका क्या मतलब है? यानी इस तरीके से, जिस तरीके से हमें कुछ ग्लोबल ट्रेनर्स नजर आते हैं सारे। आपकी आवाज कट रही है अनिल, आपकी बात समझ नहीं आ रही मुझे। जी, आपकी वीडियो हैंग कर चुकी है। आवाज आ रही है? आपकी वीडियो हैंग कर गई थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया आपने क्या कहा। कैन यू रिपीट, आप क्या कह रहे थे? अभी इट्स स्टिल हैंगिंग। नहीं, आपकी वीडियो हैंग कर गई है। ओके, सो जब सही हो तो मुझे बताइएगा। आप बोले, आपकी वीडियो एकदम स्टिल हो गई है बट आवाज आ रही है इस वक्त, बोलिए। ग्लोबल प्रोडक्ट से मतलब ये है कि एक ऐसा ट्रेनर जो ग्लोबली भी ट्रेनिंग कराने की अहलियत रखे और एक्सेप्टेबल हो। जैसे हमें कुछ नाम नजर आते हैं वेस्ट के, हम प्रोमिनेंटली टोनी रॉबिन्स की बात कर लेते हैं, ब्रायन ट्रेसी की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसा। सो पाकिस्तान से Okay, now think about this by the way. टोनी रॉबिन्स, ब्रायन ट्रेसी, या जितने भी ये लोग हैं, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, these are all their private businesses. These are just private businesses, okay? अब वो प्राइवेट बिजनेस जो है वो कहीं पे भी जाके अपना बिजनेस कर रहा है। सो अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप बाहर किसी के साथ एफिलिएशन लेके और आप या कहीं बाहर जाके आप पाकिस्तान से ट्रेनिंग कराते हैं, यू विल बिकम एन एफिलिएट। मैं जिस जमाने में पाकिस्तान में रहता था, मैंने मिडल ईस्ट में जाके प्रोग्राम्स कराए हैं, मैंने जॉर्डन में प्रोग्राम्स कराए, मैंने सऊदी अरेबिया में भी छोटे मुख्तलिफ कोर्सेज कराए हैं। और मेरे स्टूडेंट्स जो है मेरे पास सारी दुनिया से आते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब पाकिस्तान में था, कनाडा से भी लोग आए मेरे पास, स्पेन से भी मेरे पास आए हैं, हांगकांग से भी आए हैं, चाइना से भी आए हैं, मिडल ईस्ट से बहुत लोग आए हैं। हर रेगुलरली होते थे हर क्लास में मेरे पास, सऊदी अरब से, यूएई से, इस तरह से बेशुमार मेरे पास लोग आते रहे। मेरे अपने ख्याल में आप उन चीज़ों पे फोकस करने से ज़्यादा अगर आप अपने ऊपर फोकस करें और अपने आप को आप बेहतर बनाएं, आप अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि बाहर वाले खुद आपको अप्रोच करें। ओके, और आज सोशल मीडिया की वजह से इट्स फार मोर इजियर, एक्चुअली इट्स फार मोर इजियर। यानी इस इंटरनेट की वजह से सारी दुनिया जो है इस वक्त आपके सामने, यू डोंट इवन हैव टू ट्रेवल। लेकिन अगर आप वो चाहते हैं जी, जैसे आप कह रहे हैं एंथनी रॉबिन्स, तो एंथनी रॉबिन्स की भी, या जितने भी मुख्तलिफ ट्रेनर्स हैं, या तो उनकी अपनी बिजनेसेस हैं जो कि वो वहाँ पे जाके प्रमोट करते हैं, या वहाँ के जो लोकल बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस के साथ वो पार्टनरशिप करके और फिर उन कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ जैसे मैं अमेरिका में हूँ, ठीक है, आप पाकिस्तान में, अब फर्ज कीजिए कि मैं आपके बिजनेस के साथ मैं अपने बिजनेस की पार्टनरशिप करूँ और मैं कहूँ जी मैं पाकिस्तान जाके कोर्स करा रहा हूँ, ओके, या आप अमेरिका आ रहे हैं और मैं यहाँ पे आपका कोर्स मार्केट कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे मैंने अमेरिका जाके कोर्स कराया। But that's a private thing. This is not such a big thing actually. ये बहुत बड़ी बात नहीं है आपने जाके अमेरिका में कोर्स करा दिया या इंग्लैंड में करा दिया। What's the big deal? Okay? हमारी एक्चुअली लोग इन छोटी छोटी चीजों को और मेरे ख्याल से खासी वाहियात चीजों को अपने लिए बड़ा मेजर समझते हैं। This is not such a big deal. Big deal है कि आप अपने आप को बेहतर बनाते रहें और आप एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट प्रोड्यूस करें। आपकी जो जस्ट लाइक हु केयर्स। देखो, मैं आज अगर आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस सेशन के दरमियान फर्ज करो इफ आई डाई, नहीं पता ना मैं कब आनी है मौत, लेकिन इफ आई डाई, मेरे हजारों की तादाद में जो फॉलोअर्स हैं वो मेरी फेसबुक के ऊपर डालेंगे रिप 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 रिप, ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी यार देखो खाने में क्या है, ओके, सो एंड आई शुड वरी कि लोग मुझे इंटरनेशनली जानते हैं। भाई मेरे भाई कोई नहीं जानता, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस। आज हम मरते हैं, दूसरे दिन लोग भूल चुके होते हैं। So don't waste your time in this stupidity. Work on yourself, keep working, keep getting better. You will leave a good impact on people, and remember, people will not remember you. Don't buy into that stupid ideas. Final question.
एक बड़ा बिल बोर्ड है और उस पर आप एक मैसेज दे सकते हैं जो सब लोगों तक पहुंचेगा। वो कि लफ्ज़ हो सकता है, कोई कोट हो सकता है, कोई शेर हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? आज से तकरीबन 3-4 रोज पहले, 5 रोज पहले मे बी, मैं अपनी बीवी के साथ वी वर टॉकिंग एंड आई वाज टॉकिंग टू हर कि यार अगर हम फर्ज करो इफ वी डाई, हम अपने बच्चों को कोई एडवाइस करना चाहें, व्हाट एडवाइस वुड दैट बी? एंड व्हाट आई थॉट कि, और मैं दुनियावी लिहाज से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आखिरत के उससे, अगर खाली मैं कोई ऐसी चीज़ अपने बच्चों को कहना चाहूँ जो दुनिया में उनके लिए बेहतर हो, सो दिस इज व्हाट आई विल टेल देम एंड दिस इज व्हाट आई थिंक आई वुड टेल एनीवन एल्स: learn, keep on learning, never stop learning. कमरान साहब, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेयर। बहुत इंफॉर्मेटिव था, बड़े अरसे के बाद आपसे बात हुई, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। Alhamdulillah. Thank you for inviting me. जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आपके पास फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान, एक नई कामयाब कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।